स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप करके बता दें बस। ओके। तो कल हमने जो कुछ चीजें पढ़ी थी उसमें क्या था, एंजाइटी तक हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैं एंजाइटी को रिपीट कर देती हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें जब एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो व्यक्ति ज्यादातर फील करता कि वो बहुत नर्वस हो रहा है, उसको बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस फील करता है। हर बार उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी खतरा आने वाला है या कुछ मेरी हानि होने वाली है। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उसके पल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं और तेजी से सांस लेने लगता है, मतलब ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। फिर उसको ट्रेम्बलिंग होने लगती है, उसको स्वेटिंग होने लगती है और वो किसी और चीज पर यदि हम उसको डाइवर्ट करना चाहें तो वो अपने ध्यान को दूसरी जगह केंद्रित करने में मुश्किल फील करता है या वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। इसके कुछ ये टाइप्स थे, जिसमें जनरलाइजेशन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज और सेपरेशन एंजाइटी, ये इसके मुख्य तरीके हैं। तो ओवरऑल अगर हम किसी भी तरह की एंजाइटी देखेंगे तो उनके सिम्टम लगभग सेम रहेंगे, हो सकता कुछ माइनर सा डिफरेंस हो, और उनकी थेरेपी भी वो जो रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। जैसे बिहेवियर थेरेपी ये सेम रहेगी, बट इसके पैटर्न में चेंज हो सकता है कि इसकी कौन सी टेक्निक यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट्स को इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन सेम होगा, बट उसमें जो मेडिसिन है वो डिपेंड करेगी कि उस पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उसकी जो रीडिंग हॉबीज हैं, ये सारी चीजें लगभग सेम थेरेपी में आएंगी हर तरह की एंजाइटी के लिए। फिर इसमें कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है और कुछ ऐसे सपोर्ट्स ग्रुप्स भी आजकल बहुत हैं जो ऐसे व्यक्तियों को हेल्प करते हैं उनकी एंजाइटी से ऊपर उठने में। सारी तरह की एंजाइटी के लगभग सिम्टम सेम रहेंगे कि उनकी जो डेली की लाइफ है वो इफेक्टेड होने लगेगी, वो जो सोशल डिस्टेंस एक मेंटेन करने पर लगेंगे, रिलेशंस से बचना चाहेंगे, कोई भी सोशल गैदरिंग में से दूर रहना चाहेंगे। अचानक उनको बहुत डर लगेगा और हो सकता है कि उनको एक पैनिक अटैक भी आ जाए बहुत अधिक डर बढ़ने के बाद। फिर वो हर चीज से इरिटेट होंगे, उनकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगी, हो सकता है उनको नाइटमेयर्स भी, या जिनको हम बुरे सपने भी कहते हैं, वो आए, उनके हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम कॉमनली सभी में देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो एक तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति की जो डेली रूटीन होती है वो इफेक्ट होती है। फिर सोशल एंजाइटी, तो इसमें क्या होगा कि जो उसकी सोशल लाइफ होती है वो इफेक्ट होगी, उसके रिलेशन इफेक्ट होंगे, उसकी जो गैदरिंग में उसकी जो प्रेजेंस है वो इफेक्टेड होगी। तो जहाँ वो दूसरे लोगों से मिलता जुलता है या उसकी वो एक्टिविटी जो उसको दूसरे लोगों से कनेक्ट करती हैं वो सारी इफेक्टेड होंगी। फोबियाज जो होते हैं वो किसी तरह का डर होता है, ये भी कई तरह के होते हैं और डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा फोबिया है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो ऐसे ये बहुत डिफरेंट तरह के फोबिया होते हैं और उसमें व्यक्ति को किसी एक विशेष परिस्थिति या किसी एक विशेष चीज के प्रति उसके मन में डर बैठ जाता है। और जो पैनिक डिसऑर्डर है तो ये वो उस समय स्ट्रेस में नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल और या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि जिससे उसको एक पैनिक अटैक आता है। तो ये उस पैटर्न का होता है। अब इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे।
तो जो जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी है, ये क्या होती है कि ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है और इसमें वो व्यक्ति जो अपनी डेली लाइफ़ में जो चीज़ें करता है, उसको बहुत अधिक स्ट्रेसफुल पोज़ीशन में ले लेता है और उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो उससे इतना ओवरवेल्ड हो जाता है कि वो डरने लगता है। उसको डर पैदा हो जाता है, फिर डर से उसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, तो वो लगातार एक थकान को फ़ील करेगा, उसके अंदर बेचैनी रहेगी, वो अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगा, किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को फ़ोकस नहीं कर पाएगा। उसके जो मसल्स हैं, वो रिजिड हो जाएँगे, उसको सोने में दिक्कत होगी और ये जो होती है, ये बच्चों चिल्ड्रंस में भी देखी जाती है। एडल्ट में तो होती है, लेकिन चिल्ड्रंस में भी देखी जाती है। खासकर ये एग्ज़ाम के समय ये एंग्ज़ायटी अक्सर देखी जाती है, कि जब वो एग्ज़ाम टाइम आता है और वो बच्चा बहुत अधिक प्रेशर में है, उसकी डेली रूटीन पूरी गड़बड़ हो जाती है, वो खाना ढंग से नहीं खा पाता है या वो दूसरी जो उसकी डेली एक्टिविटी होती है, हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगे। तो इस तरह की ये उसकी जो डेली रूटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इफ़ेक्टेड होने लगती हैं। तो ये जो एंग्ज़ायटी होती है, जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी, ये बच्चों में भी पाई जाती है और एडल्ट में भी पाई जाती है। अब ये जो है, ये क्या सिम्पटम्स हैं इसके और क्या-क्या इसमें होता है? ये जो एंग्ज़ायटी होती है, ये लंबे समय तक चलती है। जैसे मिनिमम 6 मंथ से लेके 2 साल तक ये चलती है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बच्चा फ़ोकस नहीं कर पाता है। वो किसी भी काम के लिए, जैसे अगर हम बच्चे का एग्ज़ाम्पल लें, तो वो अगर पढ़ने बैठे, वो पढ़ेगा लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो फ़ोकस्ड होके नहीं स्टडी कर पाता है। उसके जो मानसिक स्थिति हो जाती है, वो बिखराव की हो जाती है। कई बार हो सकता है कि वो खाना खा रहा हो लेकिन वो फ़ोकस्ड होके नहीं खाएगा। उसकी थॉट प्रोसेस कुछ तो भी चलती रहेगी और मैकेनिकल वो खाना खाता रहेगा। सो उससे क्या होगा कि जो उसने खाना खाया है, वो उसकी बॉडी को, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप अच्छी भावना के साथ खाना नहीं खाओ तो वो बॉडी को लगता नहीं है। तो वो खाना उसकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। अब जैसे यहाँ हम एक बच्चे का ही उदाहरण लेके समझते हैं कि उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, उसको हमेशा रेस्टलेसनेस लगने लगेगी। मतलब उसके ऊपर प्रेशर है कि अभी पढ़ना है, उसने 3 घंटे 4 घंटे स्टडी की, वो बहुत थक गया। चूँकि उस समय जो उसका कंसंट्रेशन है, वो फ़ोकस्ड नहीं हो पाता है, तो वो 3 घंटे की स्टडी भी उसकी आधे घंटे के बराबर होती है। बिकॉज़ उसने उतनी देर में जो पढ़ा, उसको वो बहुत याद नहीं रख पाता। तो उसको थकान भी लगती है, उसको पढ़ना भी है, तो वो अपने आप को एक रेस्टलेसनेस पोज़ीशन में पाता है। कन्फ्यूज़्ड होता है कि क्या करूँ? सो जाऊँगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, टाइम इतना है। अगर पढ़ूँ तो वो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो वो बहुत एक रेस्टलेसनेस फ़ील करता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंस मैनेज करता है, जहाँ भी कोई गैदरिंग हो रही हो, जहाँ पर भी फ्रेंड्स कलेक्ट हो रहे हों या रिलेटिव्स कलेक्ट हो रहे हों, उस जगह से वो अपनी दूरी बना के रखेगा और अपनी ही लाइफ़ में अपने आप को बिज़ी रखेगा। उसको बहुत थकान महसूस होगी, शारीरिक, मानसिक दोनों तरह की। और वो उसकी जो एक सोचने की प्रोसेस चलेगी, जो थॉट प्रोसेस चलेगी, वो लगातार चलती जाएगी। और जब ये लगातार चलते-चलते बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव साइड ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव साइड ज़्यादा होगी, तो उसके मसल्स पर भी इसका इफ़ेक्ट होगा और वो तनाव की स्थिति में आ जाएँगे। स्ट्रेस होकर वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी मसल्स की। स्लीप साइकिल उनका पूरा डिस्टर्ब होगा, नींद अच्छी नहीं होगी, तो उनकी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है, वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको बहुत सारी डिज़ीज़ होने लगेंगी। वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा क्योंकि उसको नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके बिहेव में एक क्या चीज़ आ जाएगी, इरिटेशन आ जाएगा। हर चीज़ को वो इरिटेट करेगा, हम उससे कुछ भी बोलेंगे तो उसमें इरिटेशन शो होगा। तो
इसके कॉजेस क्या-क्या होते हैं इसको शॉर्ट में जीएडी बोलते हैं। इसका सबसे पहला कॉज़ तो ऐसा होता है कि उसको कोई ऐसा स्ट्रेसफुल उसकी सिचुएशन उसके सामने अचानक से आ गई। जैसे सपोज़ कोई बच्चा है और किसी एक्सीडेंट में पेरेंट की डेथ हो गई, या मान लीजिए कोई बड़ा है और उसके कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की डेथ हो गई, या बहुत बहुत कोई बहुत अचानक ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि जिसमें वो सीरियस है। तो इस तरह की कोई जो ट्रॉमेटिकल पोज़ीशंस सिचुएशंस होती हैं, उसके कारण उसके इमोशन डिस्टर्ब होते हैं और उसको एक स्ट्रोक आता है। एक रीज़न ये है, सेकंड ये होता है कि उसका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वही कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है। उसके जो न्यूरॉन्स जैसे किसी चोट के लगने से, अंदरूनी चोट के लगने से, या सपोज़ हाई बीपी बहुत अधिक हो गया तो अंदर उसके जो ब्लड कैपिलरीज़ या ब्लड वेसल्स हैं वो लीक हो गई, या किसी तरह की स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है। तो दूसरा रीज़न होता है कि उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर से। फिर यदि वो बहुत अधिक ड्रग, अल्कोहल ये सब यूज़ करता है, तो इसके भी फाइनल रिजल्ट होते हैं कि ये एंजाइटी में वो आ सकता है। और फोर्थ होता है जेनेटिक, कि अगर उसको पुश्तैनी जिसको हम बोलते हैं कि उसकी पीढ़ियों में ये वाली प्रॉब्लम चली आ रही है, उस व्यक्ति को चांसेस रहेंगे कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। फिर इसके अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो ये एंजाइटी के सिम्पटम्स चल रहे हैं, ये लगभग सभी में यही रहेंगे। है ना? आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि सभी में सिम्पटम्स यही रहेंगे, तो ये एक कॉमन सिस्टम है, जो जीएडी के तो हैं, लेकिन बाकी सबके भी हैं। तो क्या है, रेस्टलेसनेस फ़ील होना, बहुत थकान लगना, ऐसा लगना कि बहुत सारा काम कर लिया है जबकि आप फ्री बैठे थे। फिर आपको बहुत इरिटेट हो जाना, सोने में मुश्किल होना, या नींद ना आना, या नींद आ रही है तो नाइटमेयर्स आकर नींद का बार-बार खुल जाना। फिर जो मसल्स हैं वो बहुत रिजिड हो जाना, उनमें दर्द हो जाना, लगातार एक सोच में डूबे रहना। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, या ये सब जो सिम्पटम्स हैं, ये लगभग हर तरह की एंजाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस जो जीएडी है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ टॉक थेरेपी होती है, कि उस व्यक्ति से हम बात करें, उसको किस कारणों से ये है, उन कारणों का पता लगा के उनको दूर करने की कोशिश करें। मेडिसिन होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिर कुछ व्यक्ति को डीप स्लीप में ले जाने की या प्रॉपर रेस्ट कराने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, और उसकी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल उसको एडॉप्ट करने के लिए प्रमोट करना। फिर उसको थोड़ा बाहर ले जाना, क्योंकि इसमें एक सोशल प्रॉब्लम भी होता है, कि वो सोशल गैदरिंग से बचता है। तो कोशिश करना कि उसको हम बाहर लेके जाएँ, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में लोगों से मिलने-जुलने के लिए प्रेरित करें। अगर वो सो रहा है तो उस समय उसकी नींद प्रॉपर हो, डिस्टर्बेंस ना हो। उसके साथ हम पॉज़िटिव रहें, क्योंकि वो तो बार-बार खुद भी नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन अगर हम पॉज़िटिव रहें और उसको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाएँ, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। फिर उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस की हमको लिमिटेशंस कर देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ चलता रहता है, और जो व्यक्ति नेगेटिव जाता है तो वो हर चीज़ की नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा लेता है। तो कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो उसके लिए यूज़फुल नहीं है या उससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको हम उस तक पहुँचने में वो इन्फॉर्मेशन अवॉइड करें। डेली एक्सरसाइज कराएँ, हेल्थ चेकअप कराएँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस व्यक्ति को ठीक करने में हेल्पफुल होती हैं। अब सोशल एंग्जायटी। सोशल एंग्जायटी भी क्या है कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और इसमें जो व्यक्ति होता है वो सोशल मतलब 4 लोगों का एक साथ मिलना, जुलना, बात करना या बैठना।
तो वो इन सारी सिचुएशंस से बचने लगता है। उसको डर लगता है 4 लोगों के साथ बैठने में, बात करने में, मिलने-जुलने में, या वो कई बार किसी के साथ बात करता भी है तो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है। सिर झुका के, आँखें झुका के बात करता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस उसका पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। और कई बार वो हर बार खुद को इस सिचुएशन में डाल देता है कि वो अ, खुद ही शर्मिंदा हो उसके लिए। और जब बार-बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो वो फिर वहाँ जाने से बचने लगता है। और जब ये सारे सिचुएशंस जनरेट होते हैं, तो चूँकि हमारे ज़्यादातर काम सोशल होते हैं, अगर बच्चे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, थोड़े से बड़े हैं तो कॉलेज जा रहे हैं, और बड़े हैं तो ऑफ़िस जा रहे हैं या बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी में एक सोशल जो होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब वो सोशल होने से बचने लगता है, तो उसके खुद के साथ-साथ उसके सारे ये एस्पेक्ट भी इफ़ेक्टेड होते हैं। उसका बिज़नेस प्रभावित होता है, अगर वो पढ़ रहा तो उसका एजुकेशन प्रभावित होता है, और वो इन चीज़ों से भी बचने लगता है, और इवन वो अपने फ्रेंड सर्कल से तक भी डिस्टेंस बना लेता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ आती हैं कि जैसे अगर उसे कुछ बोलना तो क्रोध से या शर्म से मुँह लाल हो जाना, बहुत पसीना आना, अचानक उसको ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर काँपने लगा है, लोगों से वो बचने की कोशिश करेगा, अगर खड़ा होगा तो बहुत रिजिड खड़ा होगा, उसकी जो सॉफ्टनेस होगी वो खत्म हो जाएगी, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। बात करने में वो जैसे हकलाते हैं ना कि शब्द ध्यान नहीं आते, उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा कि जब वो बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसको मुश्किल हो रहा है बात करना। और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एक तो उसका स्ट्रेस लेवल कम करें, दूसरा उन कारणों का पता लगाएँ जिसके कारण उसको ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं। जैसे छोटे बच्चों को कई बार होता है कि उनमें कोई एक प्रॉब्लम है, और वो जब स्कूल जाते हैं, तो कुछ बच्चे उसकी पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को लेके अगर बुली करते हैं, तो वो स्कूल जाने से बचने लगता है। तो ऐसे हम फैक्ट्स को ढूँढें कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों है, उसको दूर करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि उसकी नींद एकदम पर्याप्त हो, उसका जो फूड है वो बैलेंस डाइट हो, और अगर वो अल्कोहलिक या ड्रग्स वग़ैरह यूज़ करता है, तो उसको बंद करना, धीरे-धीरे रोकना, और बहुत अधिक कैफ़ीन का भी इसमें प्रयोग नहीं करना है, और अपने साथ धीरे-धीरे पहले आप उस जगह ले जाएँ जहाँ वो सहज महसूस करता है। जैसे बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाना चाह रहा है, स्कूल में वो सहज महसूस नहीं करता है, तो आप अपने रिलेटिव के यहाँ ले जाएँ, वहाँ एन्जॉय करने दें। तो इस तरह से उसको कोई दूसरी जगह लेकर जाएँ जिन लोगों के साथ उसको ठीक लगता है, वो बात करता है। तो इन सारी चीज़ों को करके हम एक जो सोशल एंग्जायटी है, उससे बच्चे को या उस पेशेंट्स को बचा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसी को सोशल फोबिया भी कहते हैं। सोशल एंग्जायटी, सोशल फोबिया दोनों सेम चीज़ है। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं? इसके होने का एक एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो जिसमें क्या-क्या है, जैसे अकेले बच्चे की बच्चा अकेला रह के बड़ा हो रहा है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि वो सोशल में कैसे मिले, कैसे बैठे, कैसे बात करें। तो आइसोलेटेड अपब्रिंगिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ कई बार ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाते हैं, न्यूरॉन्स के केमिकल कुछ ऐसे होते हैं कि जो इस तरफ पुश कर देते हैं। कुछ उसकी सोशल एक्टिविटी की, मान लीजिए उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं कि जो उसको एन्जॉय नहीं देते हैं, उसको हैरास करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके पेरेंट्स, अगर बच्चा है तो पेरेंट्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या जो उसके अदर रिलेशन उसके आस-पास हैं, घर में, वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। कोई उसके साथ ऐसा, जैसे अभी अपन ने एक बुली करने का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो ऐसा कोई ट्रॉमा या इवेंट उसके साथ हुआ हो, यदि वो लगातार अपने आसपास किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को देखता हो कि जो बहुत ही दुखी हैं,
या फिर ये हेरिडिटी भी हो सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि सोशल एंजाइटी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें इसके सिम्टम क्या होंगे कि वही उसके मसल्स टेंस हो जाएंगे, वो उस जगह से भाग जाना चाहेगा, उसका गला जो है शब्द फंसने लगेंगे गले में, गला सूख जाएगा, बहुत अधिक पसीना आएगा और वो हो सकता ट्रम्बल करने लगे, उसके हार्ट रेट बढ़ जाएँ, उसको नौसिया या डिज़ीनेस लगने लगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, वो सारे इसमें भी होते हैं। अब इसके बाद आता है फ़ोबिया। तो फ़ोबिया को मोस्टली 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है क्योंकि फ़ोबिया बहुत सारे तरह के होते हैं। क्योंकि फ़ोबिया क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर किसी चीज़ से आपको डर लगना। लेकिन एक मोटे तौर पे इनको 4 भागों में डिवाइड किया, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंटल, एक एनिमल, एक मेडिकल या मल्टीलेशंस ट्रीटमेंट और लास्ट है सिचुएशंस। तो इसमें कैसे आते हैं जैसे नेचुरल हैं, तो किसी को बिजली की गड़गड़ाहट से डर लगता है, किसी को बहुत तेज पानी से डर लगता है, किसी को जब तेज बिजली चमकती है, लाइटिंग होती है, उससे डर लगता है, किसी को जो पेड़ों के एक शेप बनते हैं, उनसे डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है यदि वो पहाड़ पे चढ़ता है तो, किसी को इससे आग से डर लगता है। तो ये जो बहुत सारी नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई एक मान लीजिए अर्थक्वेक का सर्वाइवर हो, तो उसको भविष्य में अर्थक्वेक नाम सुन के ही डर लगने लगेगा। तो ये सारे नेचुरल एनवायरमेंटल होते हैं। एनिमल क्या होता है कि किसी भी एक एनिमल से उसको पर्टिकुलर डरना। जैसे बहुत सारे लोग कॉकरोच से डरते हैं या डॉग से डरते हैं या छिपकली से, तो ऐसे किसी भी एक एनिमल से डरना अ, एनिमल फोबिया के अंतर्गत आता है। फिर जो मेडिकल होता है तो उसमें क्या रहता है कि किसी-किसी व्यक्ति को इंजेक्शन से डर लगता है, किसी व्यक्ति को डेंटिस्ट से बहुत डर डर लगता है, कि वो जाना ही नहीं चाहता है। कई बार ब्लड को देख के डर लगता है कि अगर वो किसी का बहता हुआ खून देख ले, तो मालूम पड़ा वो बेहोश हो गया या उसको अनईज़ी लगने लगा खुद को भी। तो ये ऐसे बहुत सारे तरह के फ़ोबिया हैं जो मेडिकल फ़ील्ड से रिलेटेड होते हैं। फिर सिचुएशन कि जैसे कई लोगों को डर लगता है कि उनको अगर एक किसी कमरे में बंद कर दें या अंधेरी छोटी जगह में बंद कर दें तो वो डर रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो ग्लॉसोफोबिया होता है कि लोगों को बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डर लगना, जिसको स्टेज फ़ियर भी बोलते हैं या स्टेज फ़ोबिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उसे बहुत सारे लोगों के सामने बोलने को या कुछ प्ले करने को या कुछ एक्ट करने को बोला जाए, तो वो नहीं कर पाता है और उसको डर लगता है। कई लोगों को हाइट से या प्लेन से डर लगता है कि वो प्लेन में सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं इन चारों तरह के फ़ोबियाज़ के। अब जो फ़ोबिया होता है तो वो एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी एक विशेष प्रकार की वस्तु या एक कोई गतिविधि या एक कोई स्थिति, इसके कारण उस व्यक्ति के मन में या तो डर बैठ जाता है, उसके साथ कुछ ऐसे नेगेटिव कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो उस चीज के प्रति डर बैठ जाता है। और जब ये डर एक बार बैठ जाता है तो ये लगातार बढ़ता जाता है। और जब वो व्यक्ति उस स्थिति या वस्तु का सामना करता है तो वो अपने अंदर एक डर को महसूस करता है और घबराहट महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी ये स्थिति बढ़ती जाती है और कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि वो उस खतरे को देखकर कुछ भी कर सकता है, भले ही वो खतरा कम हो और दूसरा ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति एक पुल पर जा रहा है, वो छिपकली से बहुत डरता है, उसको तैरते नहीं बनता है और वो देखता है कि पुल पर अचानक एक छिपकली आ रही है और वो पानी में जंप कर देता है।
तो जब ये क्रोनिक हो जाता है, तो ये कंडीशंस इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो जो जिस स्थिति में बच सकता है, उस स्थिति को अवॉइड करके और अपने आप को दूसरी स्थिति में पुश कर देता है, वो भले ही खतरा पहले से ज़्यादा हो। उसको खतरे को एनालिसिस करने का सेंस जो है, उसका जो फ़ोबिया है, वो उस खत्म कर देता है। अब इसमें कुछ-कुछ फ़ोबिया क्या है, जैसे मकड़ी का डर, साँपों का डर, ऊँचाई से डर, उड़ान से डर, कुत्तों का डर, गड़गड़ाहट या बिजली का डर, इंजेक्शन का डर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कुछ और कैसे होते हैं कि जैसे एनवायरमेंटल है कि गहरा पानी है, या जर्म से कई लोगों को बहुत डर लगता है कि कीटाणु हैं, जर्म्स हैं। फिर इंजेक्शन और ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? इनका ट्रीटमेंट एक तो टॉक थेरेपी है, फिर दूसरा सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम्स जॉइन करना, अपने आप को डाइवर्ट रखना। ये सब इसका ट्रीटमेंट है। अब जो फ़ोबिया हैं, मेनली जो है इसके ये कारण क्या होते हैं? तो मेनली इनके कारण ये होते हैं कि या तो न्यूरोलॉजी कोई डिसऑर्डर होता है, या कोई कल्चर ऐसा आपका सोशल फैक्टर होता है। एनवायरन फैक्टर भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक बार बाढ़ का सामना किया है और आपके बहुत बुरे अनुभव हैं। तो आपके मन में बाढ़ के प्रति एक डर बैठ जाएगा, और धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते पानी का डर बन जाएगा, कि आपके अंदर पानी को देख के ही उस व्यक्ति के अंदर डर होने लगेगा। फिर कुछ होते हैं उसके जेनेटिक फैक्टर, कि उसके फोरफादर्स में भी वो चीज़ पाई गई थी, और वो अभी भी पाई जा रही है। कुछ उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ वो देख सुन के समझता है, और कुछ अनुभव के। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ़ोबिया के लिए। अब फ़ोबिया और डर, इन दोनों को प्रायः एक ही तरह के वर्ड में लिया जाता है, बट ये दोनों अलग-अलग हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फ़ोबिया जो है वो एक बीमारी है, लेकिन डर क्या है? एक इमोशन है। फ़ोबिया जो है वो व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन जो फ़ियर इमोशन है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ियर इमोशन ही होता है, जो उसकी लाइफ़ को सेफ करके रखता है ना? ये फ़ियर ही इमोशन होता है कि अगर हम एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं, और हमको थोड़ी दूर आती हुई एक ट्रेन दिखती है, तो हम रुक जाते हैं। हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि हम फिर भी दौड़ के क्रॉस कर लेंगे। तो फ़ियर इमोशन हमारी लाइफ सेविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फ़ोबिया क्या होता है? बहुत लंबे समय तक चलता है, सालों तक भी चल सकता है। लेकिन फ़ियर क्या होता है? एक कोई सिचुएशन जो क्रिएट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल छिपकली को लेते हैं। जब उस छिपकली से फ़ोबिया, फ़ियर दोनों होगा। फ़ियर कब होगा? कि एक बॉल पर हमने एक छिपकली देखी, हमको डर लगा, हम रुक गए, वहाँ पर जाने वाले थे, और जैसे ही वो चली गई, किसी चीज़ से हमने थोड़ी ठक-ठक की या उसको भगाया, और जैसे ही वो चली गई तो हम फ्रीली उस जगह पे चले गए, उसको हम क्रॉस कर गए। ये फ़ियर है। लेकिन फ़ोबिया क्या है? कि वो वहाँ से चली गई, लेकिन हम वहाँ जड़ होके रह गए। उसके बाद भी हम नहीं जा रहे कि नहीं, वहाँ पर तो थी, अब मैं नहीं जा सकता। और हमेशा जब हम अपने फ़ियर को मैनेज नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, उस पर से हमारा मैनेजमेंट हट जाता है, तो वही नेगेटिव थॉट आगे बढ़ता जाता है, और फिर फ़ोबिया का रूप ले लेता है। तो डर इमोशन बहुत ज़रूरी है, डर भाव ज़रूरी है, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो फ़ियर होता है, ये एक प्राकृतिक तरीके से आता है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट को, जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था। और ये जो फोबिया है, ये एक तरह से एक थ्रेट अंदर पैदा करता है, कि हम इतना डर जाते हैं कि हम उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन फियर जब रहता है, तो ये सिर्फ हमको एक डेंजर, खतरे का एहसास कराता है,
और हमारा ब्रेन जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है कि अब इस खतरे से हम कैसे बचें। और जो फ़ोबिया होता है उसके लिए हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि फ़ियर जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हुई, वो अपने आप चला जाता है। तो इसमें हमको किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक क्या होता है? ये एकदम एक्सट्रीम स्टेज है एंजाइटी की। और जब ये बहुत अधिक बढ़ती जाती है, तो ये एक तरह के डर का रूप ले लेती है और हमारे अंदर के जो फ़ियर इमोशन है उसको बढ़ाती जाती है। और जब वो बहुत बढ़ाती है, तो हमको पैनिक अटैक आता है, मतलब हो सकता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाए। उस व्यक्ति को साँस लेने में दिक्कत होने लगे, वो ऐसा फ़ील करे कि वो सफोकेटेड हो रहा है। चक्कर आने लगे या उसके पूरा शरीर में ट्रिम्बलिंग होने लगे। सारे जितने मसल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाएँ, तन जाएँ, तो आपको ओवरऑल लास्ट स्टेज पर उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी पर उसका जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया है। तो ये सिचुएशन होती है पैनिक अटैक में। अब पैनिक अटैक को रोकने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक अटैक आते ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। जो हमारा फूड है, बैलेंस फूड होना चाहिए और उन सिचुएशंस को एनालिसिस करना चाहिए जिसके कारण ये अटैक आता है। और कोशिश करना चाहिए कि पहले तो हम उनको अवॉइड करना शुरू करें उन सिचुएशन को, फिर धीरे-धीरे कुछ उनको इस तरह से मेंटेन करें कि वो जो डर की भावना है, वो या जो नेगेटिव थॉट्स उसको देख के आता है, वो कम हो जाए। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ नेगेटिव है, क्रोध भी, एंगर इश्यू भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई एक आपका बहुत बहुत तगड़ा शत्रु है कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं। उसकी तरफ देखते ही से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब जब वो सामने आता है और आपका क्रोध बढ़ने लगता है और इतना एंगर बढ़ जाता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस व्यक्ति के पूरा शरीर कांपने लगता है गुस्से से, आंखें लाल हो जाती हैं, तो ये एक अटैक की पोजीशन बनती है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आप समझ गए कि पर्टिकुलर जब मैं इस व्यक्ति को, इस वस्तु को देखती हूँ, तो मुझे ये पैनिक अटैक आता है। अब आप उसको दूर करने की कोशिश करें। दूर करने की कोशिश में क्या करें कि ये एक एग्ज़ाम्पल है जस्ट समझने के लिए। उसका एक पिक्चर लें, उसको एक बहुत फ़नी सा बना दें। एक बड़ी-सी जोकर वाली नाक नाक लगा दें, एक कैप पहना दें। तो जब आप उस पिक्चर को देखेंगे तो आपको डर कम होके हँसी आएगी। और जब बार-बार आप उस पिक्चर को फेस करेंगे, तो जो इमोशन ट्रिगर होता था उसको देख के, वो चेंज होने लगेगा। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि जब सामने आप उस व्यक्ति को देखें, तो आपको उस व्यक्ति के साथ जुड़ा इमोशन ना याद आके वो पिक्चर याद आएगी और आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनको डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से उस पे अप्लाई करते हैं और उसको उस इमोशन से, जो उसके पैनिक अटैक का कारण है, निकालने की या वो जो सिचुएशन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब इसके साइन्स क्या होते हैं? अगेन वही है, ट्रिम्बलिंग होगी, हाथ-पैर हिलने लगेंगे, बहुत पसीना आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाथ-पैर में नमनेस आ रही है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप सफोकेटेड फ़ील करेंगे या ब्रीथिंग बहुत फ़ास्ट हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस वॉमिटिंग हो रही है या फिर चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ील होंगी। आपको हॉट फ्लैशेस, उस व्यक्ति को हॉट फ्लैशेस या चिल्ड फ्लैशेस, दोनों फ्लैशेस में से कोई भी एक फ्लैशेस आ सकता है, मतलब बहुत गर्म महसूस होने लगना या बहुत ठंडा महसूस होने लगना।
अब इसको हम पहचाने कैसे? सबसे पहले तो हार्ट बीट फास्ट हो रही तो उसको देखें, और जैसे ही हमको लगता हार्ट बीट फास्ट हो रही है, सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर आ जाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के सहारे धीरे धीरे अपनी बढ़ती हुई हार्ट बीट को कम कर दें। उसके बाद मान लीजिए आपको स्वेटिंग हो रही है या आप बहुत ठंडा महसूस कर रहे हैं, तो जो आप महसूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राणायाम को यूज करें। वीकनेस यदि लग रही है तो उसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ लग रहा है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो उसके लिए जो भी रेमेडी है वो लें। अगर आपके हाथ और पैरों में नमनेस आ रही है या ट्रिंगलिंग हो रही है, तो हाथ और पैर की एक्सरसाइज को बढ़ा दें। तो इस तरह से ये पैनिक डिसऑर्डर को हम कुछ योग क्रियाओं के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब इसके स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपका वो अटेंशन आप डाइवर्ट कर दें जिसके कारण आपको पैनिक अटैक आता है। कोई भी व्यक्ति का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो उसको देखता है और उसको वो अटैक आता है। तो सबसे पहले उस ट्रिगर पॉइंट को, ट्रिगर सिचुएशंस को पहचानें और धीरे-धीरे कोशिश करें कि वो सिचुएशन अवॉइड हो जाए। तो अगर वो सिचुएशन अवॉइड हो गई तो उस व्यक्ति को पैनिक अटैक नहीं आएगा। सेकंड, उस सिचुएशन को डाइल्यूट करने की कोशिश करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़फुल होती हैं, उनको यूज़ करें। ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें और कोशिश करें कि ब्रीदिंग से अपने आप को जोड़ें, तो धीरे-धीरे आप डाइवर्ट हो जाएँगे। अपने फेस को वॉश करें, चेहरे पर पानी मारें, जिससे आप डाइवर्ट हो जाएँगे, और कुछ आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें शुरू कर दें, जो आपकी हॉबी है, वो शुरू कर दें। अपने आप को फाइनली यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से डाइवर्ट कर दें। तो जैसे ही पेशेंट अपने आप को उस सिचुएशन से डाइवर्ट करेगा, उस सिचुएशन का जो ट्रिगर पॉइंट है, वो काम करना बंद कर देगा और वो पेशेंट इस पैनिक अटैक से बच जाएगा। अगेन यही बोला है कि एंजाइटी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा है कि कुछ मेडिकेशंस लें हम, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। हमारी लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट, हेल्दी थॉट्स और पूरी कंप्लीट जो हमारे आचार, विचार, आहार, विहार, ये चारों चीज़ों को हम एक हेल्दी वे में या स्वस्थ तरीके से रखें। नेक्स्ट है ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव पल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एक तरह की जो है एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, और इसमें व्यक्ति क्या होता है कि कोई एक चीज को करता है। जैसे सपोज हमने घर लॉक किया और बाहर निकले, और कोई दूसरा आपसे पूछेगा लॉक किया था, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे हाँ कर दिया था। बट इस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करता है, कॉन्फिडेंट नहीं रह जाता है, और जैसे ही आपने 2 कदम चल के पूछा घर लॉक किया है, तो वो बोलेगा अरे पलट के आएगा फिर लॉक चेक करेगा। तो मोस्टली क्या होता है कि एक तो ये सफाई के प्रति होता है कि वो बार-बार हाथ धोएगा, मुँह धोएगा, उसको लगेगा सब जगह गंदगी है। सिक्योरिटी के प्रति होता है, ये हो सकता है वो 4 बार चेक करे खिड़कियाँ बंद है कि नहीं, डोर प्रॉपर बंद किया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो एक ही चीज़ को बार-बार जाँचता है, बार-बार देखता है कि उसने वो सर्टेन जो चीज़ है वो की कि नहीं की। तो उस सर्टेन थिंग को वो अगेन एंड अगेन चेक करने के लिए रिपीट करता है। उसको वहाँ वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हाँ, मैं ये कर चुका हूँ। तो इस तरह का जब ये एंजाइटी आती है तो उसको हम ओसीडी कहते हैं, और ये ओसीडी वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ना? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब इसके क्या-क्या सिम्पटम है, जैसे वो चीज़ों को बार-बार गिनेगा, बार-बार हाथ धोएगा, उसको लगेगा कि नहीं अभी साफ नहीं हुए हैं,
हर चीज में साफ सफाई में बहुत ध्यान रखेगा, खिड़की दरवाजे बंद है कि नहीं। ये ज्यादातर ये जो देखी गई है, ये सफाई को लेके और सिक्योरिटी को लेके, दो चीजों को लेके ये ज्यादा देखी जाती है। बाकी और भी रहता है, बट ये दो ज्यादा देखी जाती हैं। तो इसमें उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे कि वो कंफ्यूज रहेगा, ये किया है कि नहीं किया है। बहुत सारी चीजों से वो अपने थॉट प्रोसेस से अपने कंट्रोल को खोने लगेगा। फिर उसके बाद जो उसकी अगर सफाई को लेके है, तो बार बार उसको लगेगा कि हर चीज में जर्म्स हैं। जैसे हाथ से कुछ टच किया तो जर्म्स आ गए, इसको फिर से धो लें। ये चीज उसको हो सकता है यूटेंसिल के प्रति भी हो जाए कि बर्तन गंदे हैं, फिर साफ करें। तो वो बार बार वॉशिंग और क्लीनिंग की तरफ जाएगा। तो इस तरह के कोई भी सिचुएशंस हैं, या ताला बंद किया है कि नहीं, बंद किया है तो चाबी जगह पे रखी है कि नहीं, तो ये सारी चीजें बार बार वो रिपीट करेगा, और ये होता है ओसीडी। अब ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर डॉक्टर सेरोटोनिन हार्मोन्स बढ़ाने के मेडिसिन देते हैं, और बिहेवियर थेरेपी और टॉक थेरेपी, ये जो थेरेपी है सीबीटी और सीटी, तो ये दोनों अक्सर यूज होती हैं लगभग सभी चीजों में। और कुछ इसमें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दी जाती हैं। अब इसमें दो चीजें अभी मैंने बताई थी मेन है, एक तो ये है कि सफाई को लेके, और दूसरा ये है सिक्योरिटी को लेके। सिक्योरिटी को लेके कई तरह की हो सकती हैं कि खिड़कियां बंद है कि नहीं, लॉक किया है कि नहीं, कुछ भूल तो नहीं गए, वो वहां रखा था वो खो तो नहीं गया है। तो इस तरह के मल्टीपल्स चीजें हो सकती हैं जो सिक्योरिटी को लेके हैं। एंड सफाई को लेके भी इसी तरह की मल्टीपल हो सकती हैं कि फ्लोर साफ है कि नहीं, बर्तन गंदे हैं कि नहीं, सब्जियों को ढंग से धोया है कि नहीं। हो सकता है वो एक ही सब्जी को 4 बार 5 बार वॉश करें, या फ्रूट को। तो इस तरह के बहुत सारे जो भी हमारे नेचुरल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं चीजें, उनमें से कोई भी चीज इफेक्टेड हो सकती है। अब एक बीमारी होती है डिस्थीमिया, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। और एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, और दोनों को हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इनमें डिफरेंस ले लेते हैं। जो डिस्थीमिया होता है, ये एक अ, मानसिक बीमारी है। और इसमें व्यक्ति को क्या होता है, गहरी उदासी होती है, बहुत निराश होता है। और ये इसको हम परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर पीपीडी भी कहते हैं। और यही जब आगे बढ़ के थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेती है, या थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है, तो उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एमडीडी भी कहते हैं। तो पीपीडी और एमडीडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्थीमिया। तो जैसे कि आपको बताया कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें व्यक्ति बहुत लंबे समय तक दुखी रहता है और डिप्रेशन में रहता है। और लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण ही इसको परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर या पीडीडी कहा जाता है। और इसके ज्यादातर जो दो ही इसमें मेन लक्षण पाए जाते हैं कि एक तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहने के कारण उदास रहता है, दुखी रहता है। और उदास और दुखी रहने के कारण वो अपने जीवन की परिस्थितियों से हमेशा निराश रहता है। और इसमें जो कुछ है कि बातें हैं कि डिप्रेशन लंबे समय तक रहता है, भले ही वो थोड़ा रहे, जरूरी नहीं कि डिप्रेशन बहुत हाई हो, लेकिन वो एक बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे कम से कम 2 साल तक। और बच्चों में ये थोड़ा कम भी हो सकता है कि 1 साल तक रहता है। अब इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको ज्यादा अक्षम बना दे, कि वो कोई भी काम करने लायक ना रहे, डिसेबिलिटी उनमें जनरेट कर दे बिकॉज ऑफ डिप्रेशन के कारण। और यही जो डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो ये मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? लो मूड होगा, हमेशा उसको खाने में भूख नहीं लगेगी, फिर उसकी नींद की प्रॉब्लम होगी, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, वो हमेशा डाउट वाली पोजीशन में रहेगा,
कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसको बात करने में दिक्कत होगी, वो हमेशा अपने आप को होपलेसनेस बात करेगा कि कोई उम्मीद ही नहीं है, इरिटेट होगा बातों-बातों में, तो ये सब इसके सिम्पटम्स हैं। एंड जो मेजर डिप्रेशन है, ये एमडीडी है और इसमें क्या होता है कि वो कम उदास रहेगा, उसकी जो मनोदशा है, वो थोड़ी लो रहेगी और वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा जिसमें जो उसकी हॉबी है या जो करने से उसको एन्जॉय मिलता है। वो खुश होता है मतलब जो खुशी वाली चीज़ें हैं, जो उसको खुशी देती हैं, वो करने से बचने लगेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने आप को उदास या निराश वाली ही परिस्थिति में बनाए रखें। और लगातार ये रहने से उसको नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, बोलने में वो हकलाने लगेगा, स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएगा, हमेशा उदास रहेगा, खालीपन महसूस करेगा और एक आशाहीन टाइप के व्यक्ति का टाइप बात करेगा। कभी-कभी अचानक गुस्सा हो जाएगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा या कभी इतना हताश हो जाएगा कि उसको जीवन से कोई एम ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह की ये सारी सिचुएशंस इसमें रहती हैं और ये मोस्टली ये ब्रेन में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं, जिनके कारण ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। अब इसके जो ट्रीटमेंट है, वो वही है कि आप लगातार लोगों के संपर्क में बने रहें। ऐसा जो अगर पेशेंट आपको दिख रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसको बहुत एक्टिव रखें, उसको अपने डर से सामना करना बताएँ। अगर वो अल्कोहलिक है या ड्रग्स लेता है, तो उससे हटाएँ। हेल्दी डाइट दें, कोशिश करें कि उसकी नींद पूरी और संतुलित हो। और वो लोगों से मिले-जुले, उन लोगों से मिलने-जुलने के लिए इसको प्रोत्साहित करें, जिसे वो पसंद करता है, क्योंकि वो पसंद की चीज़ें भी अवॉइड करता है। तो उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा। अब इसके सिम्पटम्स ऑलरेडी वही रहेंगे जो सारे हैं, तो वो मैं इसको अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में जो डिप्रेशन होता है, उसको हम कैसे पहचानें? इसकी एक्चुअली इसका ना एक वो है साइट एस्केप एक याद रखने के लिए एक वर्ड है साइट एस्केप। तो ये 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो बहुत सैड मूड में आएगा, फिर उसके इंटरेस्ट कम होने लगेंगे, फिर उसके बाद वो थोड़ा गिल्टी फील करने लगेगा, फिर वो होपलेसनेस उसमें होगी, फिर उसके स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी। तो ये जो साइट है ना? साइट वर्ड बना, इस तक तो हम सोचते भी नहीं हैं कि बच्चे में कुछ हो रहा है। जब यहाँ पोजीशन आती है एस की स्कूल परफॉर्मेंस उसकी लो होने लगी, तब हमें अवेयरनेस होती है कि क्यों? तब तक वो ये 4 स्टेज जो है ना, ये क्रॉस कर चुका होता है। अब आती है एस्केप्स की अब एस्केप्स में क्या हो गए? उसके एनर्जी लेवल स्लो होने लगेंगे, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होने लगेगी, उसका कंसंट्रेशन जो है वो भटकने लगेगा, स्लिप होने लगेगा, उसकी भूख मरने लगेगी, वो उन चीज़ों से बचेगा जिसमें उसको खुशी मिलती है, आनंद आता है, वो रहेगा, वो लोगों से नहीं मिलना-जुलना चाहेगा और फाइनल वो सुसाइडियल अटेम्प्ट तक जा सकता है। तो ये जो 8 स्टेप हैं, तो इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप पर ही उस पर फोकस कर दें कि वो अगर सैड मूड में रह रहा है, तो क्यों रह रहा है? और उसको एनालिसिस शुरू कर दें कि रीज़न्स क्या हैं, उसको सपोर्ट्स में उसके खड़े हो जाएँ, तो वो आगे बढ़े ही ना। लेकिन मोस्टली हम लोग 4 स्टेप तक 4-5 स्टेप तक ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे ही जब उसकी स्कूल या कॉलेज की परफॉर्मेंस डाउन होती है, तब थोड़ी-सी अलर्टनेस होती है और तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। तो बच्चों में ये 8 स्टेप को हम ज़रूर से ध्यान रखें, जिससे हम उनको आगे उसको अ एक्यूट होने से रोक सकते हैं। अब डिप्थीमिया और डिप्रेशन में क्या अंतर है? तो बस मेन यही है कि जो मेजर एमडीडी होता है, इसमें बहुत सारे सिम्पटम होते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मान लीजिए 2 वीक के लिए हुआ। लेकिन डिप्थीमिया जो होता है, इसके सिम्पटम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चलता है, जैसे 2 साल के लिए। अब सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिज़ीज़ है
और ये व्यक्ति की जो भी उसकी थिंकिंग पावर है, उसके जो इमोशंस हैं, उन सबको इफ़ेक्ट करती है और उसमें क्या होगा कि व्यक्ति हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेगा, वो डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाएगा, उसको हैलुसिनेशंस होंगे, मतलब जो चीज़ नहीं है वो भी उसको दिख रही है, जो आवाज़ें नहीं हैं वो भी उसको सुनाई दे रही हैं, उसके सोचने की क्षमता में कमी आ जाएगी, वो आगे कुछ करना नहीं चाहेगा, वो किसी तरह की प्लानिंग नहीं कर पाएगा, वो फिर अपनी डेली लाइफ के में अपने काम में एन्जॉय को फ़ील नहीं करेगा। वो उसकी बात करने की जो टोन है वो बहुत धीमी हो जाएगी, फ़ेस पे एक्सप्रेशन आने कम हो जाएँगे, वो सोशल जो डिस्टेंस बनाना शुरू करेगा और ये जो बीमारी है सिज़ोफ्रेनिया इससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हैं और बहुत सारे लोग ये जो नंबर्स है ये अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये ट्रीटेड हो सकती है और ज़्यादातर लोग इसमें जैसे 5 साल तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें बस यही है कि वो उस व्यक्ति को और उसके आस-पास जो लोग हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो चाहे उनके फैमिली के लोग हों या फ्रेंड्स हों, तो वो सभी मिलके जब उस व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो इस बीमारी से वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं कि वो बिना कारण हँसने लगेगा, बिना कारण रोने लगेगा, उसको बोलने में दिक्कत होगी, उसको सुनने में दिक्कत होगी, उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो हैं ही नहीं, उसमें मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, विज़ुअल में उसके हैलुसिनेशंस होने लगेंगे। तो इस तरह के उसकी जो है सिम्पटम्स होंगे और ये इसमें ब्रेन में किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, ये फर्स्ट जो है पूरा हेल्दी ब्रेन है। ये थोड़े से इसमें रेड पैचेस आने शुरू हुए मतलब रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ा और ये देखिए यहाँ पर हेल्दी ब्रेन का कलर ही पूरा चेंज हो गया। इसका मतलब ये सिज़ोफ्रेनिया के प्रॉब्लम में आ गया। तो जब ये हाई रिस्क में रहता है तभी यदि हम इसको ट्रीट करें, तो इसके बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है कि जो किसी भी मूड का एक्सट्रीम होना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये जो मूड होते हैं, ये अचानक से उसके स्विंग होते हैं और हाईएस्ट पीक पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या-क्या होता है इनकी एनर्जी में अचानक चेंज होगा जब वो खुश है तो बहुत एनर्जेटिक हो गया और दूसरे ही पल वो उदास हुआ तो उसकी एनर्जी एकदम लो हो गई। और उनके जो एक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है और इसके कारण क्या होते हैं कि अचानक कोई ट्रॉमा उसके साथ होना, जैसे किसी समवन ने सुसाइड कर लिया या किसी उसकी मान लीजिए जॉब से उसको बाहर कर दिया या उसके फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उसके कोई टॉक्सिस रिलेशनशिप हैं, तो इन सब के कारण ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो इसके ट्रिगर पॉइंट हैं वो क्या है कि स्लीप कम होना, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण भी हो जाते हैं, कुछ उसके टॉक्सिस रिलेशनशिप्स में होते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण। अब इसमें होता क्या है कि वो बिल्कुल ऐसा इमेजिनेशन होता है कि एक पल के लिए सन शाइन कर रहा है बहुत तेज और अचानक से बारिश होने लगी, सन पूरी तरह छुप गया। तो वो बहुत खुश है, हँस रहा है और अचानक बहुत तेज़ी से रोने लगा। तो ये इस तरह के 2 अपोज़िट इमोशंस का एक्सट्रीम होना, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। जैसे एक समय वो बहुत ऊँचाई पर उड़ रहा है और दूसरी ही पल उसको लगता है कि वो नीचे गिरने लगा। तो ये इस तरह से आज आप लोगों का 5th यूनिट कंप्लीट हो गया है।